एक दो दिन पहले ही पढ़ता था, लेकिन मैं बुक से पढ़ता था, जो बुक्स होती थी। यूट्यूब एक सोर्स था मेरे लिए, तो उसमें मैं सर्च करता था, उसमें आपकी वीडियोस आती थी, जमाल सर की वीडियोस आती थी, तो मैंने उससे पढ़ना चालू किया। तो सर मेरे प्री में रहे 140 मार्क्स, और सर मेंस में तो फिर वही सर आपकी जो सीरीज चली थी, आपने जो चलाई थी सर, वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। तुम भी अपना की क्या रखते हो कि यार कोई अगर मेरा जूनियर है उसको मुझे क्या चीज राय सही रहेगी, तो एक राय डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले दोनों के लिए जरूर दीजिएगा। तो सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल very thank you to you and Make It Easy team. They have helped me very much in my preparation. Talking about me, my name is Divyansh Mishra. I'm a general category student. I have completed my BTech in the year 2020 from Mechanical Engineering Department. Okay. After 2020, I got campus placed, and that I worked till 2024. May 2024 was my last working day. Okay. May 2024, I worked in that. It was a private company. I worked in that, but after working there, I realized that I went into a comfort zone, and there was not much. वहाँ पे सर उतने आगे बढ़ने के रास्ते मुझे नहीं दिख रहे थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। तो सर मैंने उसको छोड़ा। I resigned from that company, and then I decided to focus to get any government job. Okay. सबसे पहले जब मैंने 2024 में जब मैंने रिजाइन किया था, तो मैंने मेरा एक प्राइम टारगेट था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो उसमें सर डिफरेंशिएट मैंने नहीं किया कि टेक्निकल में चाहिए कि नॉन टेक में चाहिए, किस में चाहिए। उसके बाद सिंस मैंने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया था, तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 मेरा बहुत इजीली क्लियर हो गया। आरआरबी सीबीटी 1 क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने फिर सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर किया, मैंने दिया। मेरा वो शिफ्ट था सर जो कैंसिल हो गया था, जिसका री एग्जाम हुआ था। फिर उसका री एग्जाम हुआ था, मैंने अपने जोन, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ सर, तो मैंने अपने जोन से ही भरा था, गोरखपुर जोन से। लेकिन मेरा सर उसमें कट ऑफ तो आई नहीं थी, मेरिट इंडेक्स आया था, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था सर उसमें। मेरे रॉ मार्क्स सर 98 99 कुछ ऐसे। अच्छा। फिर वो नॉर्मलाइज होके बढ़ के 105 हो गए थे। फिर मैंने, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर सर दोस्त कैटेगरी, तो मुझे एक बेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अनरिजर्व में कंपटीशन भी बहुत है और वैकेंसीज भी जो आती हैं वो कम ही आती हैं। बीइंग अ जनरल कैंडिडेट मुझे एक तैयारी करनी पड़ेगी बढ़िया। तो सर मैंने फिर ईएसी के नोट्स, ईएसी गेट के नोट्स जो होते हैं वो मैंने अरेंज किए। उसके बाद उससे पढ़ने शुरू किए। उसके बाद क्योंकि सर अगर आप ईएसी कवर कर लेते हैं तो एक ईएसी एक पूरा एक बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। तो मैंने पूरी तरह से पहले ईएसी के नोट्स से पढ़ना चालू किया, उससे अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग किया, ब्रशअप किया अच्छे से। जो मेरा छूटा हुआ था, मैंने जॉब की वजह से जो मेरा छूटा हुआ था, इससे एक तक छूटा हुआ था, वो मैंने उससे चालू किया पढ़ना। बेसिक तो स्ट्रॉन्ग थे सर मेरे, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे एग्जाम्स वगैरह से मैं एक दो दिन पहले ही पढ़ता था, लेकिन मैं बुक से पढ़ता था, जो बुक्स होती थी जैसे, हाँ बेसिक्स मैं अच्छे कर लिया था। लेकिन वही था कि जॉब लग गई थी तो एक कंफर्ट जोन में चला गया, तो और उससे बाहर आना था। फिर मैंने इसी से पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो था वो पढ़ा अच्छे से। उसके बाद जब पढ़ने के बाद जो मेरे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, सर नॉन टेक तो मैं स्ट्रॉन्ग हो ही गया था सिंस मैं सीजीएल की प्रिपरेशन किया था। बट टेक्निकल में सर पढ़ लिया ये सीखो। लेकिन फिर उसके बाद एसएससी जेईई वगैरह में कुछ जैसे पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, इसमें बॉयलर्स की क्लासिफिकेशन हो गए, एक्सेसरीज हो गई, माउंटिंग्स हो गई, फिर टर्बाइंस जो होते हैं, स्टीम टर्बाइन, कंपाउंड, वेलोसिटी कंपाउंड, ये जो चीजें होती हैं जो स्पेसिफिक एसएससी जेईई में पूछ के आती हैं, वो उतने मुझे क्लियर नहीं थे। तो उसके लिए फिर मैंने सर्च कर, सिंस मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे लिए यूट्यूब एक सोर्स था मेरे लिए। तो उसमें मैं सर्च करता था, उसमें आपकी वीडियोस आती थी और या तो फ्री में उनकी आती थी, जमाल सर की वीडियोस आती थी। तो मैंने उससे पढ़ना चालू किया। तो कई चीजें सर मुझे जो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन वगैरह है, ये सब आपकी यूट्यूब पे फ्री ही लेक्चर्स मिल गए थे आपके।
तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। फिर जब वो मैंने किया, मेरा प्री प्री क्लियर हो गया सर एसएससी जेई का। तो प्री क्लियर हो गया, मेरे 140 मार्क्स समथिंग बने थे। जब क्लियर हो गया तो फिर ये था कि अब क्लियर हो गया है प्री, तो एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है। तो फिर मैंने आपकी सर मेंस की सीरीज ली थी, जिसमें आप एमसीक्यूज कराते हैं। क्योंकि सर एग्जाम तो क्लियर तभी होंगे जब आप एमसीक्यूज करोगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाते हो, तो आपकी एक सेंस डेवलप होती है। जैसे कोई अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप एक सेंस डेवलप हो जाती है कि हाँ ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो काफी चीजें थी ये सब लगा के। फिर सर जब मेंस का पेपर देने गए एसएससी जेई का, तो फिर पहले पेपर देख के थोड़ा पैनिक हो गया, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन प्रोडक्शन से था, उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। मतलब 2 ही क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन के अंदर, 2 सबसेट लगा के। तो फिर और पेपर देखना चालू किया, लेकिन फिर यही लगा कि अगर मेरे लिए टफ है, क्योंकि सर मैं टेस्ट वगैरह देता रहता था, मॉक टेस्ट वगैरह, तो उसमें मेरी रैंक अच्छी आती थी। और लाइव टेस्ट रहते थे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रहते थे, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो था, क्योंकि तैयारी करके जा रहा था। तो वही क्या कि अगर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा। तो फिर अपना थोड़ा अपने आप को काम किया सिचुएशन में, और फिर वो सोचा कि पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करते हैं। तो उसी तरह से फिर किया। फिर मतलब बहुत जितना एक्सपेक्ट किया था इतना अटेम्प्ट कर सकते उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री एक करके आ गया था। तो फाइनली तो मार्किंग क्या रही है आपकी दिव्यांश? सर मेरे प्री में रहे हैं 140 मार्क्स, और सर मेंस में रहे मेरे मेंस में रहे मैं सर 171 मार्क्स। मैंने टोटल 69 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 60 करेक्ट थे और 9 रॉन्ग थे सर। ओके, 60 करेक्ट थे। जी सर। ओके, 9 रॉन्ग रहे आपकी, ये मेंस में? जी सर। ओके, अटेम्प्ट कितना बताया आपने मेंस में? 60? 69। 69 सॉरी। 69 जी सर। ओके ओके ओके। तो उस टाइम तो लगा होगा कि कम हुआ है, बस यही एक उम्मीद थी कि यार सबके लिए टफ होगा, है ना? जी सर, मतलब कम हुआ है। मैंने पहले आसपास जो मैकेनिकल वाले थे साथ में उनसे पूछा, तो वो भी बता रहे थे कि भाई मैंने 65 किया है, मैंने 61 किया है, 70 से ऊपर तो कोई मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर सर सिंस मेरिट सेम बनती है, तो फिर मैंने इलेक्ट्रिकल वालों से भी पूछा। तो इलेक्ट्रिकल वालों का सर अटेम्प्ट तो 75 प्लस ही जो जिससे मिला था, वो बोला सर 85, 85, 80, 82, 75। तो सर थोड़ा वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, क्योंकि सर मेरिट तो सेम बनती है, तो लगा था। तो फिर उसके बाद सर उसको माइंड से निकाल के फिर आरआरबी जेई की प्रिपरेशन चालू कर दी। अच्छा। तो क्या आरआरबी जेई भी आ गया था। तो आरआरबी जेई सर मेरा प्री में मुझे दिक्कत कभी नहीं आई सीजीएल की वजह से, उसके स्ट्रॉन्ग उस फिर मैंने यही सीबीटी 2 में, क्योंकि सर सिलेबस इसका थोड़ा प्रोडक्शन हैवी हो जाता है सीबीटी 2 का प्रोडक्शन साइड। तो फिर वही किया सर मैंने। और सर मैंने इंडस्ट्रियल वगैरह जो होती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मशीनिंग, ये सब उतना जो इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं वेल्डिंग से, जो थोड़ा डीप में पूछते हैं, उतना ईएससी वगैरह में भी नहीं किए, उसके नोट्स से मैं पढ़ पाया था। तो फिर वही सर आपकी जो सीरीज चली थी, आपने जो चलाई थी सर, वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। जो वो स्पेशल एमसीक्यू सीरीज लाया था ना मैं? जी सर, स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो आप लाए थे वो। और सर मैं मेगा एमसीक्यू बैच जो है उससे भी जुड़ा हुआ था आपके। सही है जिससे सर उसमें आपने इंडस्ट्रियल के एमसीक्यूज वगैरह करवाए थे, उससे मैं बहुत हेल्प मिली सर आपने। उसमें सर आपने कन्वेयर्स, क्रेन्स। सॉरी सर? इसमें आरआरबी में कितना स्कोर बना सर 127.36। सही है। ये गोरखपुर से ना? नहीं सर, इस बार मैंने मुंबई जोन से भरा था, क्योंकि गोरखपुर में सर सीट सीट थी नहीं सर गोरखपुर मैकेनिकल की इस बार। तो मैंने थोड़ा रिस्क नहीं लिया और मैंने मुंबई से भर दिया, क्योंकि वैकेंसीज थी अच्छी। अब ये हो जाएगा तो फिर क्या विचार है? सर विचार तो सर बी आप पिताजी से बात की तो वो तो बोल रहे हैं कि बीआरओ कर लो, बीआरओ अच्छा है। रेलवे सर मेरे फादर भी रेलवे में ही है। अच्छा। जी, वो बताया कि पहले जो था रेलवे में जेईस के ऊपर उतना बर्डन नहीं रहता था, लेकिन अब काफी बर्डन आ गया है। तो मैं फिर उन्होंने बोला बीआरओ जाओ, दैट इज अ डिफेंस सेक्टर, उसमें जाओगे तो काफी प्रेस्टिजियस जॉब है। तो वही है सर। नहीं ठीक है, वो भी एक अच्छा सोचना है। खैर, और फिर ऊपर से वो जॉब कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा बेहतर शायद कोई सलाह दे भी नहीं पाएगा।
जी सर, उन्होंने ही मुझे बोला था। मैंने कल ही आई आंसर की, तो मैंने उनसे बोला कि पापा इसमें भी हो जाएगा मेरा, हम्म, जिस तरह से मेरा मार्क्स है हम्म। मुंबई में। तो उन्होंने सलाह दी कि नहीं, आपको डिफेंस सेक्टर में जाना चाहिए। नहीं, तो सही सलाह वही है। ये है कि दोनों के प्रमोशंस में भी बहुत फर्क है। जी सर। वो प्रमोशनल स्केल्स के मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि वो आपका सैलरी तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगी दोनों जगह ही, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रमोशनल वैसे लेट होता है पोस्ट एप्लीकेशन में रेलवे में। जी सर। ये है। बाकी लोकेशन बीआरओ का भी पता नहीं क्या होगा नहीं क्या सर, लोकेशन तो वो आपका जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ही आपको देते हैं। उसके बाद। पहली पहली पोस्टिंग जो होती है सर, वो तो आपको वो खुद से देते हैं। बाकी जो उसके बाद जो पोस्टिंग्स मिलती हैं उसमें आपको चॉइस देते हैं। सही है। तो बढ़िया है, कहते हैं दिव्यांश, मुझे काफी चीजें समझ में आई हैं। वैसे तो एक सीधा सीधा तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये बना है कि तुम एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहे हो, जिसने अपना साइलेंटली अपना काम करते रहे अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ ना। और मेन अच्छी बात यह है कि आपने समय खराब नहीं किया, आपने प्रॉपर समय तक जॉब करी है, जॉब के साथ अपना नॉन टेक्निकल जी पे काम सर। अच्छा किया है। वो अच्छी बात जी है, सर। ठीक है ना, क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि मैं कॉलेज में अच्छा पढ़ा हूँ, मेरा बेस ठीक है, तो वो अपनी कमियों पे लगातार काम करते रहना, उसको आपने बहुत बेनिफिट। क्योंकि अगर आज की डेट में आप सीबीटी 1 को आसानी से ना निकाल पाते तो फिर ये टेक्निकल नॉलेज का भी इतना बेनिफिट होना नहीं था। जी सर। तो ये बहुत अच्छी चीज रही है, जिसकी वजह से आज आप एक इजी वे में है कि कम से कम प्री तो सबके ही निकाल देते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बेसिक नॉलेज जी से एसएससी निकल जाता है, बेसिक नॉलेज से ही आपका नॉन टेक्निकल के आरआर भी निकल जाता है। जी सर। क्योंकि है ना, सीबीटी 1 ये एसएससी का प्री हो या सीबीटी 1 आरआरबी का हो, जब बच्चे का निकल जाता है तो सीबीटी 2 के लिए उसे सीरियस रहने या करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जी सर। है ना। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और वो तुमने बहुत सिंसियरली अपने चीजों को किया है। यही मैं कहता हूँ कि बच्चों को बहुत ज्यादा 3600 रिसोर्सेज नहीं चाहिए कि उसे दुनिया की पीडीएफ सारी मिल जाए, दुनिया के सारे टेस्ट मिल जाए। मेरे हिसाब से एक सिंसियर तरीके से अपनी कमियों पे काम करते रहे कि क्या चीज मेरी कमजोर है, क्या चीज नहीं है, शायद सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तुम भी अपना की क्या रखते हो कि यार कोई अगर मेरा जूनियर है उसको मुझे क्या चीज राय सही रहेगी, कि अगर एक एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट पे भी, क्योंकि आपका बीटेक रहा है तो एक बीटेक वाले के लिए थोड़ी जर्नी डिफरेंट होती है, डिप्लोमा जी वाले के लिए सर। थोड़ी जर्नी डिफरेंट होती है। और जिस तरह के पेपर एसएससी मेंस वगैरह के आ रहे हैं, तो उस तरह का डिप्लोमा तो हमारे इंजीनियर्स करके निकल ही नहीं रहे हैं कॉलेज में, मतलब नहीं सर। है ना, उस तरह का डिप्लोमा वो करके निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत रियली में टफ सिचुएशन हो जाती है कि अगर ऐसा एसएससी मेंस देंगे तो डिप्लोमा वाले कैसे क्रैक करेगा। फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगा कि अब तुम भी कर चुके हो वो चीजें, तो एक राय डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले दोनों के लिए जरूर दीजिएगा कि क्या बेहतर कर सकते हैं अब आने वाले कैंडिडेट्स अपने लिए। सर डिप्लोमा वालों के लिए यही है कि सर कि उनके लिए सर जो एसएससी जेईई मेंस का पेपर था इस बार का, वो तो बहुत ही अनफेयर था डिप्लोमा वालों के लिए सर। लेकिन आरआरबी जेईई जो होता है सर, वो उसका पेपर वो डिप्लोमा वाले बीटेक वालों के लिए सेम होता है। डिप्लोमा वालों को उसमें एडवांटेज मिल जाती है क्योंकि वो जो पढ़ते हैं वो चीजें बीटेक वाले उसमें नहीं पढ़ते, उनको अलग से पढ़ना होता है। यही कहूंगा सर कि पिछले जब से ये एमसीक्यू हुआ एसएससी जेईई का मेंस कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, तब से सर 23 और 24 में पेपर तो आसानी आया था जैसा आना चाहिए, लेकिन 2025 में ये एजेंसी चेंज होने की वजह से हो गया। तो यही कहूंगा कि सर कि एक साल बेकार आ गया, तो इससे अपना उनको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि एक साल खराब आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल ही ऐसा पेपर बनेगा, लेकिन उनको एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर भी होना चाहिए कि आप थ्योरी पढ़ते हो, बेसिक क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक है, लेकिन एक लेवल अप करो अपने आप को, और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको भी प्रैक्टिस करिए अगर आपको एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है तो। इसीलिए हमने अब कोर्स वर्क में पूरा ईएससी का 5 साल का ऐड किया है, ताकि हर बच्चा जी उसे, सर। चाहे वो जेई वाला हो ए वाला हो। और अभी आजकल जी जो सर। कर रहा हूँ काम वो गेट, क्योंकि गेट क्या है, गेट ईएससी से थोड़ा अलग है। कई बच्चे हाँ ये भी तो बना लेते हैं कि मुझे गेट भी सारा लगाना है। गेट में आपको चूज करना पड़ेगा क्वेश्चन, यार 50 में से कोई 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक है, नहीं तो वो गेट के फॉर्मेट से ही बना हुआ है। लेकिन जी सर। ESC में ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आ सकते हैं। जी सर। तो वो इसलिए हम लोगों ने भी सर करिकुलम में ऐड किया है बिल्कुल। गेट का सर मैंने गेट भी 2 बार दिया है। एक बार तो सर डायरेक्ट विद, जब मैंने सर जो भी किया है सेल्फ प्रिपरेशन ही किया है।
हाँ, वो तो आप लोग से एसएससी जेई से जुड़ा था, एसएससी जेई के लिए उसमें बहुत हेल्प मिली, क्योंकि नहीं जुड़ता तो कोई गारंटी नहीं थी कि मेरा हो जाता। नहीं नहीं, तो मैंने अच्छा सर 2021 का गेट दिया था सर, उसमें मैंने कॉलेज की जो भी प्रिपरेशन थी उसी के बेसिस पे दे दिया था। है। तो सर मेरा उस समय कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन कट ऑफ से 3-4 नंबर ही ज्यादा आए थे, जिसपे एक अनरिजर्व कैटेगरी के होने की वजह से कुछ फायदा था नहीं। हम्म, उसके बाद सर जब जॉब लग गई थी तो उसके साथ धीरे धीरे प्रिपेयर करके मैंने 2023 में दिया था गेट, वो भी सेल्फ प्रिपेयर ही किया था, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज वगैरह मंगा लिए थे और नोट्स वगैरह ले लिए थे, तो उससे प्रिपेयर किया था। तो उसमें सर मेरी अराउंड 2000 रैंक आई थी, वेरी गुड। जिससे मुझे आईआईटीज में, लोअर आईआईटीज में मास्टर्स करने और वाले हैं। एनआईटीज में हैंडशेक में। लेकिन सर मेरा प्राइम फोकस ये एमटेक वगैरह था नहीं, मुझे एक जॉब ही चाहिए थी, हम्म, क्योंकि मैंने अपने घर में भी देखा है कि मेरे फादर की एक जो गवर्नमेंट जॉब रही है और बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना के वो चलते हैं, स्टेबिलिटी हर ज्यादा चीज सही है मेंटेन। स्टेबिलिटी होती है। तो फिर मुझे एक गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए थी, तो इसीलिए सर फिर मैंने रिजाइन करके सही है, और इसी पे फोकस किया। सही है, आपने टारगेट चूज किया। और अच्छी बात मैं बता रहा हूँ ना, यही लग रही है जो सब बच्चों को जाननी चाहिए, कि आपने कहीं से कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, किसी के यहाँ से कोई प्रिपरेशन नहीं करी, आपने सब सेल्फ बिलीव और सेल्फ प्रिपरेशन करी है। और जहां जहां आपको जरूरत लगी है, जैसे एसएससी में हमारी जरूरत लगी है, वहां पे आपने उन चीजों को यूटिलाइज किया, और वो भी वो चीजों को यूटिलाइज किया है। ऐसा नहीं कि कोई एक बैच पकड़ा वो उसी में अटके रह गए, आपने उन चीजों को यूटिलाइज किया है कि जैसे यूट्यूब में आपने देखा कि यार ये एमसीक्यू बहुत अच्छे क्वालिटी के हो रहे हैं, तो आपने उसको फॉलो किया। आपने देखा जी कि सर। यार इन बैचेस में ये वाला बैच मेरे लिए सुटेबल है, तो आपने उसको फॉलो किया, मेगा एमसीक्यू जो भी ना। तो मतलब ये अच्छी बात है जी कि सर। आपने चीजों को अपनी समझदारी, अपनी कमियों के अनुसार चूज किया है। जी सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ उस स्ट्रेटेजी पे। और वो तुम्हारे बिहेवियर से दिख रहा है, जिस तरह से काम आप क्वाइट हैं, तो ये साफ है कि अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर अच्छा है अपना, और ये बहुत जरूरी है आजकल के कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है ना? जी सर। अच्छा है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन की दोबारा। अब ये समझ लीजिए, जो टारगेट आपने अपने लिए चूज किया था वो टारगेट आपने अचीव किया है, और फाइनली एक की जगह दो जो इस टाइम की टॉप मोस्ट जॉब्स हैं हमारे इंडिया में, वो आपके पास दोनों ही अवेलेबल हैं। अब आपकी इच्छा है, जो आपके बड़ों की गाइडेंस है और जैसा है, मैं उम्मीद यही करूंगा कि फ्यूचर बहुत बढ़िया हो आपका, जो भी आप चूज करेंगे, चाहे वो बीआरओ में ज्वाइन करें या रेलवे में करें, और ज्वाइन करते करते देखते हैं क्या विचार बनता है। पर ये अच्छा है कि अभी चलो टाइम लाइन है आपके पास, क्योंकि पहले मेरे ख्याल से एसएससी वाला फॉर्मेलिटी ज्यादा जल्दी निपटेगा। जी सर। चलिए अच्छा है। तो विस्मय सर, आप लाइन पे हैं ही। विस्मय सर आप जानते ही होंगे, हमारे जी सर। डीजी के हेलो, हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, तो मैंने जी सर सर। ये चीजें डिस्कस कर ली हैं बच्चे की, जो चीज मुझे जाननी थी आने वाले बच्चों के लिए हम्म, एग्जाम्पल देने के लिए, क्या क्या चीजें, वो सब मैंने डिस्कस कर लिया। बहुत अच्छा, मतलब मैं तो हम्म, संतुष्ट हूँ। इस तरह के बच्चे डिजर्व करते हैं सिलेक्शन, जिनका सेल्फ बिलीव बहुत मजबूत होता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है आने वाले सभी बच्चों के लिए। जैसे एसएससी मेंस एक झटके जैसा पेपर था, अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते थे? या तो आप छोड़ सकते थे बिल्कुल कि यार नहीं हो पाएगा ये, तो या आप वही कर सकते थे कि ये बिलीव कि यार टफ सबके लिए है। और ये अगर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली हटा दें दिमाग से बात, तो मैकेनिकल में आपको पता है कि चाहे मैं इसमें से 40 क्वेश्चन ही करके जाऊंगा या 50 ही करके जाऊंगा, मेरिट तो उसी हिसाब से बननी है। अगर ये दिमाग में, तो उसने देखो कितना अच्छे से अपने आप को बैलेंस किया होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टफ आए थे, लेकिन उसमें हर दूसरा तीसरा कोई ऐसा न्यूमेरिकल भी था जो सीधा हो भी रहा था, है ना? उन्होंने वहां से पिक किया होगा, 69 क्वेश्चंस की हैं, जिसमें 9 गलत हो गए, 60। तो 60 अपने आप में सही करना क्वेश्चन, उसके बाद इस तरह के पेपर में बहुत अच्छा रहा है। उसी वजह से मार्क्स भी देखो अच्छे आए हैं और सिलेक्शन भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से यही था कि जिन बच्चों ने अपनी नर्व्स कंट्रोल करी होगी ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि रेलवे अगली बार से अपना बोर्ड, अपना टैबलेट सिस्टम ला रहा है, अपना एग्जाम ला रहा है, क्या पता रेलवे एग्जाम के लेवल में अब कुछ अपलिफ्ट कर दे, क्योंकि ये दोनों एग्जाम वो हैं जहां बीटेक वाला भी बैठ रहा है, डिप्लोमा में बैठ रहा है। क्या पता वो अपलिफ्ट कर दे, क्या पता एसएससी डाउन कर दे, मतलब ये सफल चल सकता है कभी भी। यू हैव टू प्रिपेयर। और सभी बच्चों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि न्यूमेरिकल्स को लगाइए। बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, आपके पेपर में भले ही न्यूमेरिकल ना आए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना, उसका डेटा इंटरप्रेट करना और उसे अप्लाई करना, ये अपने आप में कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाता है। जी सर। कि कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे कंसेप्ट और क्लियर होता है कि चीजें कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो वो हैबिट होनी ही चाहिए, चाहे आपके पेपर में आए या ना आए। तो इसीलिए हम लोग काम करेंगे कि न्यूमेरिकल की कोई नई सीरीज भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जिससे बहुत बेनिफिट होगा। तो दिव्यांश, थोड़ा सा लास्ट 1-2 मिनट सर से बात करिएगा मेरे हिसाब से। और बाकी कॉन्ग्रेचुलेट और ऑल दी वेरी बेस्ट।
to you, and again congratulate to your family also. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And I would like to thank you also, sir, for your guidance and support. और सर आप जो फ्री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो आजकल सर कोई करता है नहीं, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है बच्चों को। बस मुझे भी मिला है सर। भरोसा करें, उस चीज पे भरोसा करें। हमने तो ऑनेस्ट रहने की कोशिश करी है, लेकिन क्या होता है कि उस भीड़ में कहीं ना कहीं बच्चे भी उसी तरह समझ लेते हैं कि चीजें नहीं हो रही हैं, ढंग से नहीं हो रही है। नहीं तो आप जैसे सिंसियर बच्चे जानते हैं कि जो रेलवे के लिए फ्री एमसीक्यूज कराए गए हैं वो पता नहीं कितने गुने पेड से कितने बेहतर है, हम जानते हैं ना। जी सर। तो वो बच्चे कहीं नहीं समझते थे, उसकी वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन जिन्होंने किया उनको बेनिफिट हुआ है। जी सर। चलिए सर आप करिए। हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अपने बारे में मेरे को बता दो जरा। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, वो हो नहीं पा रहा था, कुछ टेक्निकल चाह रहा था। मेरा नाम दिव्यांश मिश्रा है सर। मैं अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2020 में अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक पास आउट किया था। उसके बाद मैंने सर 2024 तक मैंने कैंपस प्लेसमेंट से प्राइवेट कंपनी में मैंने जॉब की। उसके बाद 2024 में मैंने उसको रिजाइन कर दिया। उसके बाद 24 में ही मैंने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया था, जिसमें मेरा प्री में अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन मेंस में नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद आरबी जेई आ गया था 2024 का ही। तो सिंस मेरा सीजीएल में नॉन टेक अच्छा प्रिपेयर था, तो इसकी वजह से मेरा आरआरबी जेई CBT 1 भी अच्छे से क्लियर हो गया बहुत आसानी से। लेकिन CBT 2 में मेरे अराउंड 98-99 मार्क्स बने थे रॉफ, जिसके बाद वो इतना मेरे मेरिट इंडेक्स में आ नहीं पाया था ना। देन फिर मैंने SSC जेई और आरआरबी जेई के लिए लेके प्लेटफॉर्म से जुड़ा, प्रिपेयर किया, और फिर उसके बाद सर मेरा दोनों ही क्लियर ही है। SSC में तो PRO मिल गया और आरआरबी में मेरा 127.36 मार्क्स बना है। इस बार 127.36। कौन से जोन से है बेटा? मुंबई जोन से सर। मुंबई से, ओके। अच्छा दिव्यांशु, जैसे कि मतलब आपने बहुत बड़ी जर्नी है आपकी, और 2020 में आपने जो है बीटेक पास आउट किया है, और उसके बाद आपने जॉब भी करी, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए, सीजीएल दिया, फिर उसके बाद आप टेक्निकल में आए, है ना? तो मतलब क्या मोटिवेशन था ऐसा कि आपने जो है टेक्निकल में ना जा, मतलब स्टार्टिंग जो अपनी टेक्निकल से ना करके सीजीएल से करी, मतलब वो मेरे को समझ नहीं आया एकदम। सर मेरा ये था उस समय, मेरा थिंकिंग कि सिंस मैंने 2024 में एक जॉब रिजाइन कर दिया सर, और जब मैंने रिजाइन किया था सर उस समय मैं अराउंड 26-27 ईयर्स का था। कोई 20-22 साल का था नहीं कि मैं अपने आप को 4-5 साल दे के किसी एग्जाम के लिए फोकस कर सकूं। मैंने सर एनालाइज किया और मुझे ये पता चला अपने खुद की एनालिसिस से कि सीजीएल का एग्जाम है वो इस समय मेरे लिए सबसे इजी टू क्रैक है, क्योंकि सर मैंने 4 साल जॉब की हुई थी। मेरे बेसिक तो इंजीनियरिंग के क्लियर थे, लेकिन मेरा 4 साल से छूटा हुआ था पढ़ाई। अच्छा। जिसके लिए तो सर मैंने पहले सीजीएल, क्योंकि सीजीएल में सर इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग और जीएस ही पूछता है। उसमें सर एक जीएस ही बहुत बड़ा हर्डल होता है एक इंजीनियर के लिए, अगर वो नॉन टेक की पढ़ाई कर रहा है तो। लेकिन सर जीएस को भी सर जब एक इंटरेस्ट था, वो मोटिवेशन तो था ही सर, तो मैंने सर उस मोटिवेशन को कैरी किया और 1.5 महीने अराउंड 45 डेज मैंने सिर्फ जीएस को डेडिकेट किया था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट स्टैटिक आ जाता है, फिर जीएस का पार्ट आता है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला। तो ये 45 डेज में सर मैंने नोट्स एनसीआर एक इंस्टीट्यूट के मैंने नोट्स लिए, जिसमें एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको उस नोट्स में कंडेंस फॉर्म में दिया था। तो उसको मैंने पढ़े अच्छे से, 45 डेज पूरा उसमें दिया मैंने। और जब मैंने जॉब छोड़ी थी उससे सर लगभग 3-4 महीने बाद सीजीएल का प्री था, तो पहले 45 डेज मैंने इसको अच्छे से दिए। मैंने अपना जीएस स्ट्रॉन्ग किया। जीएस स्ट्रॉन्ग करने के बाद सर एप्टी और रीजनिंग में सर उतना इंजीनियर्स को कभी भी मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए, दिक्कत आनी चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आपको एप्टी रीजनिंग में दिक्कत आ रही है तब आप इंजीनियरिंग आपने जस्टिस नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। और सर इंग्लिश में सर, इंग्लिश भी सर सिंस मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से रही है, इंग्लिश में कोई मुझे दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसमें इंग्लिश में भी कुछ
रूल्स वगैरह होते हैं जिनको पढ़ने होते हैं ग्रामर के, वो सर जब मैं क्वेश्चंस लगाता था इंग्लिश के तो मेरे गलत होते थे, तो मैंने मार्क एक बनाया हुआ था कि ये जैसे असर्शन रीजनिंग है वो गलत हो रही है, कि मेरी जम्बल्ड वाले आते हैं सर, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें आपको सिनो एंटो देखना होता है, ये सब मैंने किया कि मुझे क्या क्या गलती हो रही है, फिर उसके लिए सोर्स क्या हो सकता है। तो मैंने फिर पढ़ाई की उसके लिए, और वो भी सर इंग्लिश में भी मुझे 10 से 15 से 20 दिन लगे होंगे, उसमें मेरे स्कोर अच्छे आने लगे थे। फिर सर मैं सीजीएल का जब प्री देने गया था, तो सर मेरे 100 क्वेश्चंस में से मैंने 87 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 80 करेक्ट थे और 7 रॉन्ग थे। अच्छा। तो मेरा प्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी। लेकिन सर फिर मेंस में वही हुआ था, जैसे इस बार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का हुआ एसएससी जेईई मेंस में, वैसे ही सर 2 शिफ्ट में पेपर उन्होंने ले लिया था मेंस का, सीजीएल मेंस का, एक 18th को एक 20th को, जिसकी वजह से क्या हुआ था सर, एक शिफ्ट में 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गया था और एक शिफ्ट में 10-12 नंबर, जिस सिंस बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट सर एक बहुत नेक टू नेक कंपटीशन होता है। सही। अगर 40 किसी शिफ्ट में 40 नंबर बढ़ जा रहे नॉमिनेशन तो आप रेस से बाहर हो जा रहे हो। पर वहां से मैं रेस से बाहर हो गया, तो एक सेटबैक लगा था कि इतना मेहनत किया, और सर सिंस जॉब भी छोड़ी थी, जॉब छोड़ के सर मोटिवेशन तो फुल था कि करना है, और ये भी था कि प्री सर इतने बढ़िया से निकल गया था तो लगा था कि मेंस भी तो निकल जाएगा, लेकिन सर हर चीज आपके हिसाब से चलती नहीं। बोला जाता है कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, और भी अच्छा। तो सर वो क्लियर नहीं हुआ, और सिंस अगर जब वो क्लियर नहीं हुआ तो तुरंत सर उसके बाद ही आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया था 2024 का ही, और सर आया 21 आरआरबी जेईई का जो CBT 1 होता है, उसमें सर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उसको, सिंस मेरा सीजीएल की प्रिपरेशन थी तो उसी की प्रिपरेशन की बेसिस पे मैंने कर दिया था, तो मेरा इजीली क्लियर हो गया था। लेकिन फिर CBT 2 में वही मैंने बताया कि मेरे 99 या 98 रॉ मार्क्स बने थे। तो टेक्निकल में क्योंकि सर कुछ चीजें जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गई, जो मैन्युफैक्चरिंग साइड की चीजें होती हैं, वो कुछ मेरी वीक नहीं कहूंगा सर, मैंने टच नहीं की थी, मैंने पढ़ा नहीं था, तो जिसकी वजह से मेरा उतना अच्छा स्कोर आ नहीं पाया। फिर सर जब 2 सेटबैक लगे कि 2024 मैंने छोड़ा था और 2025 आ गया था, अब लगा कि 1 साल बेरोजगार रह चुका हूँ, सर मैंने सेविंग्स भी करके रखी हुई थी, वो सेविंग्स धीरे धीरे अपनी डिसअपियर हो रही थी, तो लगा कि यार ये तो मैं ज्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, तो अब 2026 को अपना एक फाइनल टारगेट बनाते हैं, इसका मतलब जो अगला आरआरबी और एसएससी जेईई आएगा उसको अपना टारगेट बनाते हैं। तो फिर सर वही मैंने बोला कि मैंने कई सर्च किया, मैंने कई लोगों से मैंने राय ली, तो गाइडेंस ली, तो पता चला कि आप ईएससी का अगर कर लेते हो प्रिपरेशन, ईएससी के नोट्स अगर उससे पढ़ते हो तो अब मोर और लेस ईएससी एक बड़ा सबसेट है जिसके अंदर सब आ जाते हैं सारे एग्जाम्स। तो मैंने ईएससी के नोट्स लिए सर, उससे पढ़ा, उससे अपना टेक्निक लगभग 3-4 महीने अच्छे से टेक्निकल को मैंने पूरा बेसिक से लेके ब्रशअप किया, बढ़िया से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर सर प्री मेरा एसएससी जेईई का तुरंत क्लियर हो गया, तो कॉन्फिडेंस आ गया, नॉन टेक की सर दिक्कत आती नहीं थी मुझे कभी। अगर मैं इस बार आरआरबी जेईई का बताऊं तो मैंने लगभग 10 दिन पहले ही सिर्फ नॉन टेक पढ़ना चालू किया था। हाँ, तो मेरा हो गया था इसमें आरआरबी। मेरे सर 45 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 41 करेक्ट है और 4 रॉन्ग है। अच्छा। सीजीएल की सर क्योंकि मैंने बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपरेशन की थी, वो तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं बाहर हो गया था इससे। सर तो वही सर सीजीएल प्री क्लियर होगा तो फिर मेंस में लग गए। और मेंस के लिए सर अब ये था कि अगर एक बैच अब कहीं से तो चाहिए था, क्योंकि इसको मेरा टारगेट था कि इसको निकालना ही है। तो फिर मैं सर मेक इट इजी राहुल सर से जुड़ा। आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया था बेटा? सर मैंने एक मेगा एमसीक्यू बैच होता है, अच्छा, वो ज्वाइन किया था, और एसएससी जेईई मेंस का बैच ज्वाइन किया था। एसएससी जेईई मेंस वाला ज्वाइन किया था? जी सर। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ तो फिर वही ज्वाइन किया था। फिर सर मैं सर एक फेसबुक ऐप उस पर होता है सर, मार्क्स वगैरह होते हैं, तो ऑल इंडिया मार्क्स होते हैं, तो उसमें मार्क्स होता था सर। तो मेरी अराउंड ऑल इंडिया रैंक 10 से लेके 30 के बीच में ही आती थी उसमें, जब भी मैं देखा था।
सर मुझे एक कॉन्फिडेंस तो था ही अपने ऊपर कि मेरी तैयारी एक अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मैं एक प्रोसेस से गुजरा था सर कि पहले ईएसी के नोट्स पढ़े थे, फिर एमसीक्यूज लगाए थे, फिर एसएससी जे में जो जो मुझे लगता था कि मेरा वीक है वो मैंने मेक टीवी से कवर किया था। लेकिन सर फिर जब पेपर आया जेई मेंस का, तो फिर स्टार्टिंग में पेपर देख के पैनिक कर गए, क्योंकि पेपर ही ऐसा आया था। ऊपर से सारे बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता रहता है ना कि 2 साल पहले मैंने 24 में अपनी जॉब को रिजाइन किया। एक सेल्फ डाउट तो सर मैं कैरी करता था अपने साथ कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, एक अनरिजर्व कैटेगरी का होके जॉब को रिजाइन करके। आज के समय में जब आप देख ही रहे हैं क्या हालत है देश की, बहुत इसमें अगर सर छोड़ जॉब छोड़ के प्रिपरेशन चालू करना, और सर मेरी एज भी 28 वगैरह हो ही गई है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो एक ये था। लेकिन सर फिर मैंने अपने आप को काम की, थोड़ा एक पानी ले गया, पानी वानी पी के अपने को काम किया कि नहीं ये टफ है, सबके लिए टफ आया है। लेकिन अपने सिंस मैं एक प्रोसेस से गुजरा था, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था सर, वही ये कॉन्फिडेंस ही था सर जिसकी वजह से मैं अपने आप को इतने दूर तक कैरी कर पाया। सही नहीं, आपका बढ़िया, मतलब आपने जो सिचुएशन हैंडल करी ना वो बहुत अच्छी हैंडल करी। सभी बच्चों को जो है, हालांकि देखो प्रॉब्लम आपको भी हो रही थी, ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और आपने इतना अच्छा बेस था आपका। आपने बोला कि मैंने ईएससी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, ईएससी के नोट्स लेके आया, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करी मैंने। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आपने ईएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, और उसके बावजूद भी जब आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब पेपर में दिक्कत थी। तो ये तो सही बात थी, है ना? ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने जब उसके सोल्यूशन करा तो कुछ क्वेश्चन तो उसमें ऐसे थे कि वो इंटरपोलेशन लगाना पड़ गया। एक रनकाइन साइकिल का क्वेश्चन आया था, उसमें इंटरपोलेशन लगा के, अब बताओ बच्चा कहाँ से इंटरपोलेशन लगाएगा उसमें? मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, है ना? तो मतलब वो क्वेश्चन अपने आप में 10 मिनट ले लेता आराम से, अगर कोई करने बैठ जाता उसको, तो उसको 10 मिनट लग जाते कम से कम। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे, उसमें आपने चीजें समझी, एकदम से आप काम हुए, ये बहुत अच्छी बात है। और सभी बच्चों को ये चीज सीखनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जो है काम रखो आप। अच्छा दिव्यांशु, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछनी है। सिंस आपने जो है ईएससी का बढ़िया पढ़ रखा था, चीजें आपने अच्छी, और आपका जो बेस भी ठीक हो गया था, आपने कहा मैंने 4-5 महीने बहुत बढ़िया से तैयारी करी, मतलब आपको मेक इट इजी में क्या चीज डिफरेंट मिली जो आपको अलग ड्यूरिंग ईएससी प्रिपरेशन आपको नहीं मिला? आपने मेक इट इजी ज्वाइन किया हो, क्योंकि हो सकता है आप ये भी कह सकते थे यार मैंने ईएससी का पढ़ लिया है, नाउ आई एम रेडी, मैं आपको कोई भी एग्जाम दे सकता हूँ। तो आपने जो मेक इट इजी में ज्वाइन किया, वहां पे आपको क्या चीज डिफरेंट मिली, क्या एड ऑन मिला कि यार ये यहाँ पे किया, अच्छा किया मैंने, मुझे फायदा हुआ है, ये पूछना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैं मेक इट इजी की है, जब मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूँ तो यही कहता हूँ कि जो आपकी फ्री रिसोर्सेज जो आप यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हो सर, उसका कोई मैच है नहीं, क्योंकि सर कोई वैसा प्रोवाइड करता नहीं है। बहुत ही सर आप मतलब एक तरह से पेड कंटेंट को ही आप फ्री में इतना पढ़ा देते हो, जो मतलब एक बुक मेक इट इजी की यही चीज थी सर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सिंस मैं सेल्फ प्रिपरेशन में था सर, तो मेरे लिए यूट्यूब एक सोर्स बन गया था नॉलेज के लिए। मैं उसी पे, और जब भी मैं किसी टॉपिक के लिए सर्च करता था कि मुझे नहीं आता था, तो मेक इट इजी का मुझे एक वीडियो हर बार उस टॉपिक पे मिला ही है फ्री में। और ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ भी पढ़ा दिया हवे में, एक्सप्लेन करके पढ़ाया। तो वहीं से सर मुझे मेक इट इजी के बारे में पता चला। तो उसके बाद जब मैंने बैच लिया तो फिर उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस, और एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी ये करते हैं सर ये कि हर टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 4-5 साल में, और फिर सर आजकल जो आरआरबी जेईई में इन्होंने वो करवाया था, नए टाइप के जो एमसीक्यूज करवा रहे थे, हाँ वो यूट्यूब पे भी वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे बैच में पढ़ाते हैं। तो यही चीजें मुझे सर मेक इट इजी की बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं हमें में। कई हैं सर यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स। सर मुझे मेक इट इजी के बारे में पहले पता नहीं था, अगर मुझे अपने जॉब के टाइम पे पता रहता तो शायद मेरे लिए जर्नी और इजी हो जाती, जल्दी आप सेलेक्ट हो जाते कहीं ना कहीं, जैसे किया है मैंने। हेलो, तो मुझे आवाज पता आ रही नहीं था है उस टाइम। दिव्यांश आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो।
हाँ, आवाज आ रही है दिव्यांश? जी सर, अब आ रही है, अभी कट गई। आपका जी अब आपका आ रही है वीडियो स्टक हो रहा है आपका, कुछ सिग्नल का सर। अभी प्रॉब्लम लग रहा है। एक्चुअली सर मैंने फोन फोन पे ज्वाइन किया था तो कॉल आ गई थी, तो इसकी अच्छा वजह से सिग्नल डिस्कनेक्ट अच्छा हुआ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई अभी बात सही नहीं। हो गया होगा सर। हाँ हाँ, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं वही जी है, सर, देखो तो वही हमारी बता रहे थे कोशिश सर भी कि है। मेक इट। नहीं, हाँ, आपने जो बता रहे थे सही बता रहे थे, जो भी आपने बोला कि मेक इट इजी इस तरीके का, तो हमारी हमारी बेटा कोशिश ही यही रहती है कि मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाए, क्योंकि देखो हम लोगों का काम ही वही है ना, आपको सही चीजें प्रोवाइड कराना, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, चीजों को आसान बनाना, यही काम है। हम इधर उधर की चीजों में इधर उधर फालतू, क्योंकि देखो अगर हम कोई गलत चीज या उल्टी सीधी चीज बताएंगे तो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम, ऑब्वियस सी बात है जी ये ना। सर। तो यही है, हम लोगों का तो यही है कि आप भाई चीजें बच्चे को बतानी है, बहुत अच्छे से बतानी है, और सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू वो समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये जी जो सर, कंटेंट सर लोग बिल्कुल। प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत अच्छे से करा रहे हैं। ये बात बहुत आपने अच्छे से जी ये सर। समझाई, और आई होप बच्चे समझ गए होंगे इस चीज को, कि इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि YouTube भी अब ऐसा नहीं रहा कि सब कुछ सही मिलेगा आपको, है ना, कुछ कुछ हाँ बेकार सर। चीजें भी मिलेंगी, अच्छी भी मिलेंगी, तो आपको चूज करना है, वाइजली चूज करना है कि मुझे क्या यहाँ पे जी सर। पढ़ना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन चीज सर है। जो सिंसियर है और जो डेडिकेटेड है, वो उस हम्म, चीज में डिफरेंशिएट कर लेता है कि कौन सी चीज बिल्कुल सही है, कौन सी चीज बिल्कुल। गलत है। जी सर। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही, तो वही है, तो वो डिफरेंशिएटर सबको बनना चाहिए ना, मतलब एक बच्चे को। और आजकल की दुनिया में तो जी बेटा सर। मतलब जब सोशल मीडिया ये सब इतना हो गया है, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी हो गई है, तो मतलब ये सबको ही होना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ये पता नहीं लगेगा कौन कौन हमें क्या बताना चाह रहा है, या सही बता रहा है गलत बता रहा है, इतना जो है हमें डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत जी हो सर। जाएगी, क्योंकि कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी नैरेटिव चला रहा है, ये सब मतलब समझना बहुत जरूरी है। और आपने बड़ा अच्छा जो जी आपकी सर। जो बात करने का तरीका है ना, मतलब जो आप चीजों को एनालाइज करके, मतलब ऐसे ही नहीं करते आप बात, एनालाइज करके बात कर रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है ये आगे भी आपको जब आप जॉब वॉब करोगे तो आगे भी बहुत काम आने वाला है आपको, ऐसे ही मतलब ये जो आपका एटीट्यूड है इस तरीके का ही रखना, क्योंकि आप ठीक है सर। डेटाबेस पे काम थैंक यू बात सर। कर रहे हो, अपनी चीजों को बता रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है दिव्यांशी, ये तो आपने बहुत बढ़िया चीजें समझा दी हमें कि किस तरीके से आपने जो है यहाँ पर ये किया। अच्छा, जैसे कि कुछ आपने कॉन्सेप्ट वगैरह, जैसे राहुल सर ने समझाया, जमाल सर ने समझाया आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगा कि यार नहीं यार मजा आ गया यार, कुछ चीजें ये तो मेरे को दिक्कत कर रही थी, ये समझ आ गई, अब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस तो बस एकदम कर लूंगा, ऐसा कुछ किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ था? सर, प्रोडक्शन में हाँ मशीनिंग, वेल्डिंग हाँ और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, हाँ हाँ, ये तो सर पूरा ही मैं मेक इट इजी के थ्रू ही मेरा स्ट्रांग हुआ है। मतलब अच्छा। नोट से मैंने पढ़ तो लिया था, लेकिन सर ये इंडस्ट्रियल वगैरह सर बहुत ही बोरिंग टॉपिक्स लगते थे मुझे। अच्छा, सर मैं पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि इंडस्ट्री सर जैसे ये सोम वगैरह, टोम वोम, एमडी वगैरह तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता था। इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया और ये वेल्डिंग हो गया सर, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप चीजें हैं ये सर, तो मुझे इतना अच्छा लगता नहीं था पढ़ना। मतलब मैं उतना उसमें ध्यान नहीं दे पाता था पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आता था। लेकिन जब मैं मेक इट इजी से जुड़ा, और सर जो इन लोग ने सर ने, राहुल सर ने, जमाल सर ने पढ़ाया था सर, एक तो बेसिक से शुरू करते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सब कवर कर देते हैं। और सर एस्पिरेंट को उसी से मतलब होना चाहिए कि क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के आप कहीं ऐसे नहीं लिखने जा रहे हो। थ्योरी आपकी बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज करनी है, बाकी एमसीक्यू ही आपको पार लगाएगा एग्जाम्स में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो मतलब ये और पावर आपको प्लांट वही इंजीनियरिंग ऑल्सो सर, पावर पावर प्लांट प्लांट। इंजीनियरिंग में भी, हाँ उसमें भी सर जैसे बॉयलर की क्लासिफिकेशन वगैरह होते हैं। हाँ ये उतना कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है, लेकिन सर ने बहुत अच्छे से जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं सब पढ़ा दिए थे, माउंटिंग्स वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह। और सर का तो सर ये था कि सर का, राहुल सर का ये है कि अगर आप बैठ के एक बार ध्यान लगा के उनकी वीडियो देख लो, जिस टॉपिक पे आपको देखनी है, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी यूट्यूब पर करा ही देते हैं, अगर वो कर लो तो फिर वो आपके लिए हमेशा वो आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, कभी वीक नहीं रहेगा।
जो भी बारीकियां होती हैं उसकी कॉन्सेप्ट होती है सर बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। ये यही सर बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल था। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। जो बॉयलर वाला जो सेक्शन है जो सर ने यूट्यूब पे ले रखा है, तो उसमें कई बच्चे से मेरे जो इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने बताया कि सर हमने वहां से फ्री में पढ़ा और आज तक हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मतलब तो पावर प्लांट वाला जो सर ने फ्री में जो पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, जी सर, तो कई बच्चों ने मेरे को बताया, अपनी कई सारे बच्चों ने ये बताया मेरे को कि तो मतलब वही है ना, तो क्वेश्चन लगने चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ इस टाइप का अगर ये चीज है तो मैं ऐसे करूंगा, ये चीज है तो ऐसे करूंगा, ये ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो वही जो है डिफरेंशिएटर है और वही जो है हमें थोड़ा सा अलग करता है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा ताकि कंटेंट ऐसा दिया जाए बच्चे का क्वेश्चन लग जाए। तो वही चीज आपने बताई। तो एस्पिरेंट कोर्सेज से मतलब होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल। वरना यूट्यूब पे सर तो और लोग बस कंट्रोवर्सी करवाते हैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। बस नहीं बेटा, ये चीज बहुत आजकल एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है और बच्चे के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब इस टाइम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, ओवरलोड इंफॉर्मेशन है, तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। अब आप अगर ये नहीं सोच सकते कि यार ये जो बोल रहा है ये सही है, नहीं नहीं नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना है, सोचना पड़ेगा कि यार सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो वो चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो और आई होप आप कभी किसी और से मिलोगे तो ये चीजें समझाओगे कि भाई देखो ऐसे नहीं करना है, अपना काम से काम रखो, जो आपकी जरूरत हो वहीं पे जो है जाओ, वही चीजें समझो, वही चीज करो। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा दिव्यांशु, एक चीज आपसे पूछनी है मेरे को कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे आप खुद ही बता रहे थे कि मेरे को सेल्फ डाउट भी आ रहा था और चीजें कई बार हो रही, चलो वो तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हो रहा था, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी आपको कुछ दिक्कत हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, आ ही जाता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि यार पता नहीं क्या होगा, जैसे आप कह रहे थे सेटबैक हुआ था, फिर एकदम से जाके फिर टेक्निकल का फॉर्म भरना, फिर इतना प्रेशर ले लेना कि यार नहीं अब इस साल तो निकालना ही निकालना है। जब हम ऐसा कुछ ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो आता ही है हमारे ऊपर कि नहीं यार करना है ना। तो मतलब जो उस सिचुएशन, क्योंकि माइंडसेट का गेम है सारा, है ना, तो अगर उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करा, मतलब क्या आप करते थे, किस तरीके से इस चीज को हैंडल करते थे, क्या क्या आपका जो है प्लान रहा करता था? सर इसमें सर सबसे पहले सर मेरे पास मेरे फैमिली का सपोर्ट था सर, जो कि सर उससे अच्छा मोटिवेशन कोई आ ही नहीं सकता। फैमिली का सपोर्ट था। पिताजी को बोलते थे कि, माता जी बोलती थी कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप निकाल लोगे, मेहनत करो, हम लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सर उन्हें ही पता था कि मेरा रुक रहा है, प्री क्लियर हो रहा है, मेंस रुक रहा है, कभी इतने नंबर से कभी उतने नंबर से, तो उनको ही पता था कि मेरे पास अंदर पोटेंशियल है। बट यही है, वो तो मुझसे ये भी कहते थे कि जाओ दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्रोमिनेंट सब जानते हो, उसको ज्वाइन कर लो। मैं बोलता था कि नहीं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था सर, मैं तो कर लूंगा, बट यही है कितना टाइम लगेगा। अगर मैंने कहा ना सर, मुझे मेक इट इजी के बारे में पहले पता होता तो मे भी मेरे लिए जर्नी और आसान हो जाती, बट नो रिग्रेट सर। और दूसरा सर एक ह्यूमन माइंड है, इसमें अगर पॉजिटिव चीजें आएंगी तो नेगेटिव चीजें भी आएंगी, इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं सर। सेल्फ डाउट तो सर रोज ही होता था, रोज, लेकिन ऐसा पढ़ने बैठे हैं, कभी कभी बैठे हैं, क्योंकि सर सिंस मैंने 4 साल नौकरी करने के बाद छोड़ी थी, और मेरे जो साथ के थे बच्चे और जो कलीग्स थे, वो मतलब कोई डाल रहा है कि मेरा प्रमोशन हो गया, ये हो गया, मुझे लगता था यार यही लाइफ सही है। हाँ, एक सेल्फ डाउट तो सर मैं एक बैक ऑफ द माइंड कैरी किया हूँ अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी। वो तो तब से सब, जब सीजीएल की कर रहा था तब तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैं तो कर लूंगा, तब नहीं था, लेकिन जब उसमें सेटबैक लगा तो एक छोटा बैक ऑफ द माइंड आ गया था मेरे, एक सेल्फ डाउट। उसके बाद जब आरआरबी जेई नहीं क्लियर हुआ 2024 का, तो वो और बढ़ गया, क्योंकि सर एज भी बढ़ती ही जा रही थी, और जनरल कैंडिडेट मेल एज, तो सर प्रेशर तो हो जाता है। लेकिन वही था सर, सिंस मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था उनका, और सर वही एक अपलिफ्टमेंट देता था मुझे
इस प्रेशर से झेलने के लिए पूरी जो भी चाहिए था, वही वहाँ मोटिवेशन चाहिए था, वो मुझे वहीं से मिलता था सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं सभी पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि जो है आप अपने बच्चों पे बिल्कुल विश्वास जरूर रखें, है ना। मतलब उनको टाइम दें, उनको बोलें कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी थोड़े से हार्श हो जाते हैं ड्यू टू सोशल प्रेशर ना, क्योंकि आपको पता ही है जी बहुत सर। ज्यादा प्रेशर होता है, रिश्तेदार होगा, दुनिया भर की चीजें होती हैं, है ना। तो बच्चे भी मतलब एकदम से फिर कहते हैं यार पिताजी ने ये बोल दिया, माताजी ने ये बोल दिया, तो इस तरीके को जो है कई बार दिक्कत हो जाती है। तो मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि आपके केस में देखो सपोर्ट भी किया उन्होंने, चीजें करी, और जो है एट लास्ट जो है क्या किया आपने, बहुत अच्छा रिजल्ट लाके दिया उनको, है ना। जी सर। तो इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा देवांश, जाते जाते मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा जो है बच्चों को समझाया अपनी जर्नी के माध्यम से, हालांकि ताकि जो है बच्चों को एक्चुअल में पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है हमें, है ना। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है इतना बढ़िया जो है मुकाम हासिल किया। आई होप आपका आरआरबी में हो जाए, और अगर आप एसएससी ज्वाइन, वो तो आपकी चॉइस है, आप जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि एसएससी में जाएंगे या आरआरबी में जाएंगे, तो वो आपकी इच्छा है। पर जो है आपने जो जर्नी शेयर करी है ना, उससे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट आपको जो है जो बताना है वो है बच्चों के लिए कुछ संदेश, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट आए और सिलेक्शन हो, क्योंकि अब जो है वैकेंसीज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है ना। हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बीटेक की भी वैकेंसीज आ रही हैं, गेट से हट गए हैं पीएसयूज, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक मैकेनिकल एस्पायरेंट जो इस टाइम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, आप भी समझते होंगे इस बात को। जी सर, बिल्कुल। उस बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो प्रिपरेशन फेज में है तो? सर यही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि एक वही चीज है जो इस प्रिपरेशन में आपको कैरी करेगी। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। अगर आपकी एक सोशल फ्रेंड सर्किल है, सोशल लाइफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से कट ऑफ हो जाइए, लेकिन उसको एक, जैसे कोविड में आप रहते थे, एक बबल बना लिया था आपने, वैसे एक बबल क्रिएट करिए अपने अराउंड। पॉजिटिव लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जहाँ से मोटिवेशन मिलता है उनके साथ मिलिए, क्योंकि आज के ज़माने में सर, आज के समय में जैसा हो गया है सिस्टम, कई पेपर लीक्स हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो इसमें अपने आप कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो उसके 3 मंत्रास होते हैं। पहला कि आप उसका सिलेबस अच्छे से कवर करिए, दूसरा उसको पीरियोडिकली रिवाइज करिए, तीसरा उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर ये 3 काम आप करते हैं तो कोई भी एग्जाम आपका जिसके लिए करते हैं वो क्लियर हो सकता है। तीसरा, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई मैकेनिकल का बच्चा है और वो मेक इट इजी से नहीं जुड़ा है तो सर ही इज समवॉट लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि मैंने सर प्रिपरेशन की और मैं देख रहा हूँ कि एक प्रॉपर गाइडेंस जो होनी चाहिए सर, एक ऑनेस्ट गाइडेंस जो बच्चे को, जिससे यही मतलब है कि बच्चे ने ज्वाइन किया और कोर्स लिया और उस कोर्स से बच्चे ने सिलेक्शन लिया, जिसको, तो ये सर मेक इट इजी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैकेनिकल के लिए, यही कहना चाहूंगा सर। चलिए दिव्यांश, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। आपने जो है जो भी मुकाम यहाँ पर हासिल किया है, और आप हमसे जुड़ते रहिए बेटा, बीच बीच में अगर हम आपको किसी चीज के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने जो है एलुमनाई भी अपने जो है कनेक्ट कर रखे हैं। तो जनरली जैसे आपने एसएससी क्वालिफाई किया है, और जैसे आरआरबी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो जो है एक फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, शायद आपको गया होगा कोई फॉर्म एसएससी मैंने भर दिया है उसमें। हाँ, तो ये फॉर्म हाँ, तो हम क्या करते हैं ना कि उनको कनेक्ट करते हैं कि अगर वो टाइम है उनके पास तो थोड़ा सा बच्चों को, जो ये हम पेड बैच में ही कराते हैं अधिकतर, है ना। तो जो है जैसे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है, तो ऐसे क्योंकि कनेक्ट रहेंगे तभी जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है बेनिफिट ले पाएंगे। तो बस यही हमारा थोड़ा सा इनिशिएटिव था, हमने सोचा था। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो बेटा बहुत और भी बच्चे जो हैं आप जैसे
अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। जी सर, श्योर सर। हाँ चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टू द मेक इट इजी टीम फॉर देयर गाइडेंस एंड सपोर्ट सर, उसके बिना नहीं हो पाता। एंड थैंक यू वेरी मच। नहीं बेटा, आपकी मेहनत है। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।